हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना राकेश बिश्नोई, मैथ्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज चल रही है, फोर्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंटीग्रल थ्योरम्स, जिसमें अपनी थ्योरम चल रही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज किया जाता है या वॉल्यूम को सरफेस में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में। बहुत सारे एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हम 2-3 लेक्चर में कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एग्जांपल है 7। अपनी जो बुक चल रही है वो नवकार पब्लिकेशन की चल रही है, बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें अपना ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। लास्ट वाले जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उसमें हमने क्या किया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया था। आज हम इस जो एग्जांपल में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, यानी सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे, दोनों बराबर होते हैं क्या वो वेरीफाई करेंगे। तो यही चीज यहाँ इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 7 से। तो 7 स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मेरी यही उम्मीद रहेगी कि नवकार पब्लिकेशन से संबंधित डॉक्टर गोखरो की जो बुक है उसे संबंधित एग्जाम्पल सारे करवाऊँ ताकि आपको बीएससी में अच्छे प्राप्तांक मिल सके। इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 की ओर। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 7? वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड शो दैट। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रमाणित करना है, या कह सकते हैं सत्यापित करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, यानी सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है वो आपको वेरीफाई करना है। सो दैट, और आपको प्रदर्शित करना है कि सरफेस इंटीग्रल अलोंग सरफेस f डॉट n कैप ds इक्वल टू 1/3 a की पावर 5। ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू जो सरफेस इंटीग्रल की ये होती है। तो हम इस सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल भी देखेंगे, वही इतना ही होगा क्या वो चेक करना आपको। वेयर जहां f इक्वल टू दे रखा है x क्यूब माइनस yz i माइनस 2x स्क्वायर yz प्लस 2k, और सरफेस S किस रूप में बाउंडेड कह दिया कि S इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू a। इस से बाउंडेड क्या है, सरफेस है, और वो सरफेस कैसा है कि क्यूब की तरह है, जो सरफेस S के रूप में अपने को काम में लेना है। तो उसे संबंधित अपने को क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो पहले अपन वेरीफाई कर देते, पहले ये निकाल लेते, इसकी वैल्यू जो है वो 1/3 a क्यूब a की पावर 5 होता है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले f लेते हैं। तो गिवन f इक्वल टू आपको दे रखा है x क्यूब माइनस yz i माइनस 2x स्क्वायर yj प्लस 2k। बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सावधानी से देखना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। तो उस सरफेस इंटीग्रल को हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पहले तो अगर ये नहीं कहा था कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये नहीं कहा, क्या होगा, सीधा कहते सो दैट f डॉट n कैप ds का इंटीग्रल अलोंग सरफेसेस 1/3 a की पावर 5 होता है, ये सिद्ध करना, और साथ में ये कंडीशन देते हैं। तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल अलग अलग निकाल के बराबर बताने की जरूरत नहीं, एक निकाल लेते हैं। और एक इजी कौन सा निकलता है, वॉल्यूम इंटीग्रल निकलता है। तो यहाँ पहले क्या कर देते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या यही आती है क्या। तो सबसे पहले इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे f का। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में अपने को पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कि डाइवर्जेंस f का वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पहले नाउ डाइवर्जेंस f, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट f। तो डेल डॉट f करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो डेल, तो i का जो गुणांक है उसका x के सापेक्ष अवकलन, y का गुणांक, j का जो गुणांक है उसका y के सापेक्ष अवकलन, और k का जो गुणांक है उसका z के सापेक्ष अवकलन, वही होता है गॉस डाइवर्जेंस में डेल डॉट। तो यहां से क्या बनेगा, देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर माइनस इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x स्क्वायर, और प्लस इसका क्या हो गया 0। तो कुल मिला के ये क्या आया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर। तो डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया अपने पास x स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अपने को पता है कि सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस एस एफ वेक्टर या एफ भी लिख सकते हैं सीधा डॉट एन के डीएस इक्वल टू क्या होता है, इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी, यही होता है। तो इसके इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर और डीवी की जगह dx dy dz। अब लिमिट आपको दे रखी है, लिमिट यहाँ होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, और लिमिट यहाँ देखिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x इस क्यूब में देखा जाए तो x की वैल्यू 0 से x कहाँ जा रहा है, a जा रहा है। क्यूब बनाओ तो बना दो, नहीं तो जरूरत नहीं है इसमें देखते। तो x बराबर है 0 से a, इसी प्रकार y भी 0 से a और z भी 0 से a, ये आपकी क्या है लिमिट है। x देखिए 0 से x a तक है, y 0 से y a तक है, z 0 से z a तक है। ये आपकी x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट होगी। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल है इसलिए ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। तो पहले z की लिमिट है तो z के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो z के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो x इक्वल टू 0 से a ये पड़ी रहेगी लिमिट, y इक्वल टू 0 से a ये भी पड़ी रहेगी, और z के सापेक्ष करेंगे तो x स्क्वायर को कांस्टेंट माना जाएगा। तो x स्क्वायर क्या हो गया z, और लिमिट रहेगी 0 से a, z के सापेक्ष कर दिया तो dx dy एज इट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू a, x स्क्वायर z है तो z की जगह पुट करेंगे a, क्योंकि x बराबर z की लिमिट है, ये सॉरी z बराबर 0 है, z की लिमिट है तो z की जगह a रखेंगे तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर dx dy। फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में, तो ax स्क्वायर कांस्टेंट है तो x इक्वल टू 0 टू a, ax स्क्वायर कांस्टेंट है, चाहो तो बाहर लिख लो, और अंदर 1 होगा, 1 का क्या हो जाएगा y के सापेक्ष y हो जाएगा, तो y चाहे तो इसको बाहर रख लो, नहीं तो पूरे को एक साथ भी ले सकते हो। y इक्वल टू 0 टू a, पीछे dx बचेगा, तो x इक्वल टू 0 टू a, y की जगह a पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए y की जगह a पुट करते ही a स्क्वायर x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर का x क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर पड़ा रहेगा, x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट रहेगी 0 टू a। अब a पुट करेंगे तो a की पावर 2 a क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, तो इक्वल मिला के क्या बना a की पावर 5 अपॉन 3, या इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 3 a की पावर 5। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आया, वॉल्यूम इंटीग्रल जो है इसका आ गया 1 अपॉन 3 ना दर्ज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ डीवी इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 3 a की पावर 5। अगर आपसे कह दो सो दैट कि ये प्रदर्शित कीजिए तो यहां तक तो आंसर आ गया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से बताया कि सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, तो 1 अपॉन 3 a की पावर 5 आ गया। लेकिन अपने को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल तो अपने निकाल लिया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो अब सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल अब आपको एक एक चीज सावधानी से देखनी है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है वो कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। सरफेस इंटीग्रल के इस क्यूब का सरफेस कौन सा सरफेस ले, किस हिसाब से ले, ताकि इसका सरफेस इंटीग्रल हम प्राप्त कर सके। तो बढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रल की ओर। वॉल्यूम इंटीग्रल अपना आ गया 1/3 a की पावर 5। अब आगे बढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल से रिलेटेड। तो सरफेस इंटीग्रल को आगे बढ़ाने के लिए पहले इसका क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं कि ये जो आपको कंडीशन दे रखी है कि सरफेस कैसा है, उसका पृष्ठ कैसा है, उसका एक क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में कोऑर्डिनेट अपने को प्लेन जो चाहिए एक्स वाई जेड तीनों अपने को एक्सिस चाहिए, तो तीनों एक्सिस चाहिए, तो तीनों एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ उसका मैं। तो तीनों एक्सिस के साथ साथ अपने को क्यूब बनाना है, तो पहले क्या काम करते हैं, क्यूब ही बना लेते हैं, फिर क्यूब की जो साइड है उसको अपन एक्सिस के रूप में यूज लेंगे। तो क्यूब बनाता हूं एक में, ये एक मैंने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर से ही क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा।
ये मैंने एक क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब में ही अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो इस क्यूब में इसको मैं मान लेता हूं ये आपकी है वाई एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर होती है क्यों मैं पता है, ये होगी मान लो एक्स एक्सिस, और ये होगी आपकी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स ले लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्यूब में कितने सरफेस है। इस क्यूब में टोटल 6 सरफेस होंगे, एक ये नीचे का, एक ऊपर का, एक इधर का, एक इधर का, एक ये सरफेस और एक इसके सामने वाला सरफेस। तो कुल मिला के 6। जैसे कोई रूम की बात कर लें, रूम जो होता है क्यूबॉइड होता है, घनाभ की तरह होता है, लेकिन रूम की हाइट लेंथ ब्रेथ सारी समान हो जाए तो वो क्यूब बन जाता है। तो रूम में देखा जाए टोटल सरफेस 6 ही होते हैं, एक छत होती है, एक फर्श होता है और 4 दीवारें हो जाती हैं। तो ऐसे ही इसमें 6 आपके पृष्ठ है। और ये आपका क्या हो गया, जहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिलती है वो ओरिजिन हो गया O। अब इन सरफेस को मैं मान लेता हूं, नाम दे देता हूं। इसका नाम दिया A, B, इसको दे दिया C, D। तो एक सरफेस हो गया A B C D, और एक इधर वाले का नाम दे दो, एक पीछे वाले का नाम दे दो, सबके नाम हो जाएगी। ये BCD हो गया O, इसको मान लिया E F और ये पॉइंट G। अब इसमें सरफेस कौन कौन सी होगी देखिए, एक तो सरफेस होगी A B C D, एक इसके सामने वाली O E F G, और एक इधर राइट साइड वाली B C F E या B E F C, जो भी नाम दो, कंटिन्यू नाम चलना है। और एक इसके जस्ट सामने वाली यानी लेफ्ट साइड वाली O A D G, 4 होगी। एक नीचे की A B E O और एक इसके ऊपर वाली C D G F। तो ये टोटल कितनी सरफेस हुई, 6 सरफेस हुई। और उन 6 सरफेस का आपको सरफेस एरिया निकालना, या कह सकते हैं उन सरफेस के अलोंग आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो आपको फाइंड आउट करना है सरफेस इंटीग्रल। फाइंड क्या करना है कि सरफेस इंटीग्रल F डॉट n के ds। अब टोटल कितने सरफेस हो गए, टोटल सरफेस हो जाएंगे 6। उनके अलोंग चलेंगे। उन सरफेस 6 के नाम, 6 के 6 नाम दे सकते हैं। एक S1 S2 S3 S4 S5 S6 दे सकते हैं, या A B C D O के हिसाब से चल सकते हैं। तो इनका जो मान निकलेगा वो 6 के F डॉट n के ds। पहला जो सरफेस जैसे मान लिया A B C D, A B C D के अलोंग, या सरफेस S पर नाम दे सकते हैं इसको। फिर इसी प्रकार सरफेस इंटीग्रल F डॉट n के ds। अब अगला सरफेस इसके सामने वाला जस्ट पे ले लेता हूं, इसके सामने O E F G, O E F G, फिर प्लस सरफेस इंटीग्रल F डॉट n के ds। अब एक इधर राइट साइड वाला ले देता हूं, तो B E F C, B E F C, फिर प्लस एक इसके सामने वाला जस्ट लेफ्ट साइड वाला ले लेता हूं O A D G। तो सरफेस इंटीग्रल O A D G F वेक्टर डॉट n के ds। फिर प्लस और क्या होगा, और कौन से सरफेस बचे, एक नीचे वाला बचा और ऊपर वाला बचा है। तो नीचे वाले का नाम है O A B E, O A B E F डॉट n के ds, प्लस एक इसके जस्ट ऊपर वाला C D G F बोल दो, चाहे C F G D बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो C D G F F वेक्टर डॉट n के ds। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, उसमें मान रखी तो सेकंड मान सकते हैं। अब इन 6 के 6 जो सरफेस दिए हुए हैं, उन 6 सरफेस के अलोंग आपको अलग अलग सबका क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो अब सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस, पहला सरफेस क्या है, इसमें ABCD है, तो ABCD का अलोंग ले लेते हैं, सरफेस ABCD।
ऑफ क्यू। तो इसके सरफेस इसके अलोंग लेते हैं, तो इसके जब अलोंग लेंगे तो हमें देखना है, एफ तो आपका फिक्स है, दे रखा है ये रहा, हमें वैल्यू किसकी देखनी है, एन की देखनी है और डीएस की देखनी है। हमें यहां पता है कि सरफेस ए बी, या कह सकते हैं पृष्ठ ए बी सी डी, पृष्ठ ए बी सी डी। अब देखिए ये पृष्ठ ए बी सी डी कहां है, ए बी सी डी यहां है, ये देखिए ए बी सी डी यहां पर है। देखिए ये आपके हो गया एक्स एक्स, ये वाई एक्स, तो ये नीचे वाला सरफेस एक्स वाई प्लेन हुआ, इसके ऊपर वाला ये भी एक्स वाई प्लेन हुआ। तो अपने जो ले रखा है वो कौन सा है, अपने जो ले रखा है वो ये सरफेस है ये। तो ये जो कौन से प्लेन में होगा, ये देखिए इस तरह से, या कौन से प्लेन में होगा, या कौन से प्लेन के पैरेलल होगा। ये जो है ए बी सी डी किसके पैरेलल है, देखिए ओ ई एफ जी के पैरेलल है, समांतर है। तो जिसके समांतर है तो वो सरफेस कौन सा, देखिए वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन। तो ये जो एबीसीडी पृष्ठ है वाईजेड समतल के समांतर है, वाईजेड समतल के समांतर है। अतः एन केप जो होगा, यहां लिख देते हैं 10, अतः एन केप क्या होता है, जो भी आप सरफेस ले रहे हो, जो भी पृष्ठ ले रहे हो, उसके लंबवत बाहर की ओर इकाई सदिश होता है, लंबवत या अभिलंब बाहर की ओर इकाई सदिश। तो इसके अभिलंब बाहर की ओर इकाई सदिश, अब बाहर की ओर जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये पैरेलल किसमें है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। एक्स वाई प्लेन जो है एक्स वाई सॉरी वाईजेड समतल, वाईजेड समतल के लंबवत कौन सी प्लेन कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स जो होता है एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत। तो एन केप का मान क्या हो जाएगा, आई केप। तो इसके लंबवत जो इकाई सदिश होगा वो आई केप, और आई केप किधर होगा, बाहर की ओर ही होगा, क्योंकि ये पृष्ठ ले रहा हूं, इसके अंदर तो क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब से बाहर की ओर, बाहर की ओर इधर। तो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एन केप क्या हुआ, आई केप होगा। एंड एन केप के साथ हमें डीएस लीजिए, तो डीएस इक्वल टू क्या होता है, डीएस इक्वल टू किस प्लेन में, हम वाईजेड प्लेन में, तो वाईजेड प्लेन में तो डीएस होगा डी वाई डी जेड अपॉन मॉड्यूलस एन के डॉट, अब इसके परपेंडिकुलर कौन है, आई के, डीजेड डी वाईजेड के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई के, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी वाईजेड प्लेन वाईजेड के परपेंडिकुलर आई के। तो इस आई कैप से क्या बनेगा, ये देखिए एन कैप किसके बराबर है, आई कैप के बराबर है, तो डी वाई डी जेड बन जाएगा, क्योंकि आई कैप क्या हो जाएगा, यहाँ मॉड्यूलस होता है, ध्यान रखना नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, तो डी वाई डी जेड दस। देन नाउ हम निकालते हैं किसके, अब सरफेस इंटीग्रल ए बी सी डी एफ वेक्टर डॉट एन के डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डबल डिफरेंशिएशन होता है, डबल डिफरेंशिएशन। अब लिमिट कहां से कहां होगी ये भी देखेंगे, उसके साथ लिमिट के बाद अलावा जो भी है वो लिखते हैं पहले। तो एफ डॉट एन, एफ क्या है, ये रहा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई माइनस 2x² वाई जेड प्लस 2k, ये एफ आ गया। डॉट एन केप, एन केप क्योंकि वाई जेड के परपेंडिकुलर आई होता है तो आई केप, और ds की जगह dy dz। अब dy dz है, इसमें dy dz है, तो y की लिमिट और किसकी लिमिट, z की लिमिट, तो y की लिमिट और z की लिमिट अपने को चाहिए। y इक्वल टू कहां से कहां है, इस सरफेस में देखिए, ये अगर ये पॉइंट माना जाए तो ये क्या होगा, x का मान 0, सॉरी x का मान 1, y 0, z भी 0, क्योंकि ये x x पे है। और इस पे जो होगा, ये जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, देखिए ये कौन से प्लेन में, xy प्लेन में, xy प्लेन में z 0 हो जाएगा तो y x a होगा, y a होगा, z क्या होगा 0 होगा। और यहां इस पे बात करें तो ये y x पे x 0 y a और z क्या हो जाएगा 0, और ये ओरिजिन पे क्या होता है 0 0 0। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो x कहां से, सॉरी लिमिट हमने चाहिए y और z की, तो इसमें देखा जाए नीचे वाले में तो x तो a से a जा रहा है, x में कोई 0 से a आ रहा है, x में देखिए 0 से a आ रहा है, और y 0 से a जा रहा है, ये तो x वाले प्लेन में है। लेकिन हमें किसकी देख रहे हैं, a b c d की, तो ये भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए c का, तो c के होंगे a a a
और डी का, क्योंकि ये सी ए कोमा एक इसलिए होगा क्योंकि ये किसी भी प्लेन में नहीं है। और ये जो होगा वो कितना होगा, ये देखिए एक्स जेड प्लेन में कौन जीरो होगा, वाई जीरो होगा, तो एक्स ए होगा, वाई जीरो होगा और जेड ए होगा। और ये वाला पॉइंट जेड एक्स पे है, जेड एक्स पे ये कितना हो जाएगा, एक्स जीरो वाई जीरो और जेड का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसका देखा जाए एफ के कोऑर्डिनेट, एफ कौन से प्लेन में है, देखिए एक्स वाई वाई जेड प्लेन में, वाई जेड में एक्स जीरो हो जाएगा, वाई ए रहेगा, जेड भी ए रहेगा। तो अब इस सरफेस में ए बी सी डी में लिमिट कहां से कहां जा रही है, एक्स कहां से कहां जा रहा है, वाई कहां से कहां जा रहा है, वो देखिए हमें चाहिए वाई और जेड। तो एक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स देखिए यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां ए है, एक्स में कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेन क्या चाहिए, अपना मेन जो चाहिए वाई की लिमिट कहां से कहां है। तो वाई यहां, वाई देखिए इस तरह से चल रही है, वाई जीरो से कहां तक जा रहा है, ए तक, वाई के अकॉर्डिंग हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ। तो y देखिए जीरो से a जा रहा है, ये देखिए y जीरो से a। तो z कहां से, z नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे z यहां कितना है, जीरो, जीरो से कितना जा रहा है, a। तो लिमिट जो है y इक्वल टू जीरो टू a और z इक्वल टू जीरो टू a जा रही है। क्लियर, थोड़ा सावधानी से आपको रखना है ध्यान, y इक्वल टू जीरो टू a, z इक्वल टू जीरो टू a। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, जे और के के साथ डॉट प्रोडक्ट आई का जीरो होता है, आई डॉट आई वन हो जाता है, ये कुल मिला के क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई जेड आई डी वाई डी जेड। अब देखिए इस सरफेस पर, सरफेस एबीसीडी पर देखा जाए तो वेरिएबल कौन है, वाई और जेड। वेरिएबल कौन है, वाई और जेड। एक्स तो वेरिएबल नहीं होगा, एक्स फिक्स होगा। इस सरफेस एबीसीडी पर एक्स हमेशा देखिए एबीसीडी पर एक्स कितना है, ए। तो एक्स बराबर कितना है, पृष्ठ एबीसीडी पर एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर ए है, देखिए एक्स ए इधर है, तो एक्स की जगह ए यूज लेंगे, तो ए यूज जैसे लेंगे जीरो टू ए क्यूब माइनस वाई जेड आई डी वाई डी जेड। अब इसका क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन करते हैं, यहां कर देता हूं जीरो टू ए, ये जेड की लिमिट है तो जेड के सापेक्ष कर देता हूं इसको, तो जेड के सापेक्ष ए क्यूब का ए क्यूब जेड माइनस वाई जेड का जेड के सापेक्ष वाई जेड स्क्वायर बटा दो, जेड का जेड स्क्वायर बटा दो, जीरो टू ए डी वाई का डी वाई इक्वल टू जीरो टू ए। अब जेड की जगह क्या पुट करना है, जीरो, ए जीरो से ए लिमिट यूज करनी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से जीरो ही हो जाएगा। अपर लिमिट करते हैं तो ए इंटू ए क्यूब ए की पावर 4 माइनस वाई का वाई और जेड की जगह ए, तो जेड स्क्वायर बटा 2 डी वाई का डी वाई। अब y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते हैं, y के सापेक्ष a की पावर 4 का a की पावर 4 y माइनस y का हो गया y स्क्वायर बटा 2, y स्क्वायर बटा 2 और z स्क्वायर बटा 2 का z स्क्वायर बटा 2 रहेगा। देखिए हाँ यहां देखिए z स्क्वायर नहीं होगा, अपर लिमिट z की जगह a यूज करना है, a स्क्वायर बटा 2, तो a स्क्वायर बटा 2 का a स्क्वायर बटा 2। अब इसकी लिमिट कहां से कहां है, ये भी जीरो से a है, y बराबर। अब लिमिट यूज करते हैं, y की जगह a यूज करेंगे तो a की पावर 5 माइनस a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर a की घात 4 बटा 2 दूनी 4, ये वैल्यू आएगी। माइनस लोअर लिमिट जीरो यूज करेंगे तो जीरो ही आएगी। तो ये आपके आ गया, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, तीसरी इक्वेशन। अब इसका वैल्यू जो है यहां लिख देता हूं इसको ऊपर, ताकि आगे जोड़नी पड़े। तो a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4, ये इक्वेशन आपकी थर्ड है, ठीक है। ये 3 नंबर ऊपर इक्वेशन नाम ले देता हूं, 3 नंबर इक्वेशन है। अब इसी प्रकार अपने इस प्रश्न ओ जी एफ जी के अलावा देखते हैं। तो ओ जी इसके देखते हैं, तो इसको हटा देता हूं, तो दूसरा निकालते हैं किसके अलावा, देखिए यहां पे ओ ई एफ जी,
घन के पृष्ठ ओ ई एफ जी के अनुदिश तो ये है कौन सा ए बी सी डी, ये लिया तो इसके सामने है ओ ई एफ जी, इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला साफ पता चल रहा है किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो यह पृष्ठ ओ ई एफ जी वाई जेड समतल में है। अब वाई जेड समतल में ही है, तो वाई जेड समतल में है, अतः x बराबर तो क्या होगा 0। कैसे हो, x की वैल्यू चाहिए अपने को, x कितना हो जाएगा 0। इस प्लेन में देखें, उसमें तो x बराबर 1, क्योंकि x बराबर a चल रहा था। अब इस प्लेन में देखिए x प्रत्येक जगह 0 0 0 0 है, क्योंकि ये yz प्लेन में खुद हो गया, yz के पैरेलल नहीं है, और ये a दूरी पर पैरेलल था, तो x का मान a था, जबकि ये yz प्लेन में ही है, तो yz समतल में x बराबर क्या हो गया 0 हो गया, तथा n कैप क्या हो जाएगा, n कैप बराबर n कैप। देखिए अब ये जो पृष्ठ है वो yz है, तो yz के लंबवत कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस, और x एक्सिस का इकाई घटक जो होता है वो इकाई सदिश क्या होता है, i कैप होता है। तो i कैप किधर, बाहर की ओर मतलब घनाभ के बाहर की ओर, तो ये घनाभ का पृष्ठ पीछे की ओर है, तो बाहर की ओर इधर नहीं होगा, पीछे अंदर होगा, तो पीछे अंदर होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस i कैप। समझ में आ गया, बाहर की ओर कैसे, कि ये जो पृष्ठ है उसके बाहर की ओर अंदर की ओर, और इधर अंदर की ओर इधर लेता तो मैं घनाभ के अंदर आ जाता वो i कैप, तो घनाभ से बाहर रहना चाहिए, घनाभ से बाहर है इसलिए माइनस i कैप, बाहर उधर क्या हो गया माइनस i कैप। क्लियर, ये n कैप हो गया, n कैप हो गया। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, क्योंकि yz प्लेन में, तो yz प्लेन में ds चाहिए, तो ds इक्वल टू dy dz अपॉन मॉडुलस मापांक में n कैप डॉट yz के लंबवत कौन होता है i कैप इक्वल टू, ये इसका मान माइनस i है, तो माइनस i इंटू आई, माइनस 1 मोड क्या रहेगा 1, तो ये रहेगा dy dz। क्लियर, अब इसके बाद नाउ अतः दस सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू सॉरी, अब देखिए यहां पर f डॉट, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू ये देखिए x क्यूब माइनस yz i माइनस 2x स्क्वायर yj प्लस 2k डॉट n कैप का मान माइनस i। क्लियर, ds का मान dy dz, और लिमिट y और z की, तो y इक्वल टू कितने से कितना है और z इक्वल टू कितने से कितना है। तो इस प्रश्न में देखिए y जो है, y के हिसाब से जो भी लिमिट देखी जाती है, y की देखेंगे तो yx पे चलो अपन कितना से कितना जा रहे हैं, और z की देखेंगे तो zx पे चलो कितने से, तो y यहाँ देखिए yx ही रहा, y 0 से कितना जा रहा है, देखिए 0 से a जा रहा है, तो y 0 से a, और z कहां से, z ये रहा 0 से a तक जा रहा है zx पे, तो ये 0 से a। क्लियर, फिर आगे यहां मान देखता हूं उसका, इसके बाद यहां पे है क्या रखना, तो y इक्वल टू 0 टू a, अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं पहले, ये z भी देख लेते हैं, 0 टू a डॉट प्रोडक्ट i कैप के साथ क्या हो जाएगा, ये बना मान बनेगा x क्यूब माइनस yz, ये बनेगा i डॉट माइनस i, तो माइनस बनेगा तो माइनस 1, ये माइनस करते हैं, इस माइनस i की वजह से i डॉट माइनस i माइनस 1 माइनस लगेगा, और बाकी j के साथ i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ 0 रहेगा, और बाहर क्या रहेगा dy dz इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू a, z इक्वल टू 0 टू a। अब चूंकि x yz प्लेन में x क्या है 0 है, तो x यहां पर कोई काम का नहीं है, y और z के साथ चल लेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस yz का yz dy dz, तो इक्वल टू 0 टू a, z इक्वल टू 0 टू a yz dy dz।
इक्वल टू, अब किसके सापेक्ष इंटीग्रल करते हैं, z की लिमिट यूज हो रही है, वैसे z की 0 से a है तो z के सापेक्ष करेंगे तो z का हो गया z स्क्वायर, तो y का y z स्क्वायर बटा 2 और बाहर इंटीग्रेशन 0 टू a y का, और ये अंदर लिमिट रहेगी 0 से a, तो बराबर क्या हो जाएगा y 0 से a, अब ये z की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 y का y और dy का dy, तो z के सापेक्ष कर दिया तो dy वैसे कर सकते, अब y के सापेक्ष करेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, और y का हो जाएगा y स्क्वायर बटा 2, और इसकी भी y की भी लिमिट क्या है 0 से a, तो 0 से a जैसे पुट करेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा माइनस 0, a स्क्वायर बटा 2 को a स्क्वायर बटा 2 से गुणा करेंगे तो a की घात 4 बटा 4, ये आ गया दूसरे का, तो इसको चाहो तो समीकरण ये कौन सी होगी 4 नंबर, इधर लेफ्ट साइड में ये चीज चलती रहेगी f डॉट n के ds, इसकी जगह क्या हो जाएगा o e f g, ये समीकरण नंबर 4, और समीकरण 4 का इसका जो मान है वो है a की पावर 4/4, ये समीकरण नंबर होगी 4, क्लियर। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे, तो इस तरह से 6 प्रश्न निकालने, अब इसमें यही आपने वेरीफाई नहीं करने का बोला होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल गॉस डाइवर्जेंस से चेंज करके हमने वैल्यू इसकी निकाल दी थी, ये आ गई थी, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जैसे ही सरफेस अलग अलग सरफेस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो उसमें क्या लग रहा है टाइम लग रहा है, तो सरफेस इंटीग्रल को इजी करने का तरीका है उसको वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल दो, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में अपने को एक एक प्रश्न देखना है, उसके अनुसार अपने को सॉल्यूशन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं बी ई एफ सी क्या लो, तो घन के पृष्ठ बी ई एफ सी के अनुदिश, अब बी ई एफ सी कहां है, बी ई एफ सी ये इधर है, ऐसे है, तो ऐसे है, तो ये कौन से प्लेन में होगा, ये देखिए ये आपके एक्स एक्सिस, ये प्लेन जो होगा इस तरह से होगा, तो इस तरह, तो इसके पैरेलल है, देखिए ये क्या है, ये देखिए इस तरह से है, तो ये कौन से प्लेन में होगा, इस तरह से इसके समांतर आ रहा है, ये जो है यहां प्लस है तो ये इसके पैरेलल आ रहा है, पैरेलल किसके आ रहा है, ये क्या है एक्स एक्स, ये क्या है एक्स एक्स, और ये क्या है जेड एक्स, तो एक्स जेड प्लेन के क्या है पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन ऐसे ही होगा, एक्स जेड प्लेन ऐसे, तो इस एक्स जेड के प्लेन में समांतर कौन है बी ई एफ सी के अनुदिश निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे पृष्ठ बी ई एफ सी समतल, जेड एक्स बोल दो चाहे एक्स जेड बोल दो एक ही बात है, जेड एक्स, क्योंकि ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो प्लेन होगा इधर वाला ये क्योंकि क्या आ रही है एक्स एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन हुआ, एक्स जेड प्लेन के समांतर है, तो एक्स जेड के प्लेन के क्या है समांतर है, तो एक्स जेड के प्लेन के समांतर होने की वजह से इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, वैल्यू निकालते हैं इसकी भी, तो बी ई एफ सी समतल जेड एक्स के क्या है समांतर है, अब जेड एक्स के समांतर है तो वाई फिक्स है, जहां वाई फिक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा ए, वाई ए रहेगा हमेशा, वाई देखिए ए बड़ा ए, यहां इस पूरे प्लेन में वाई क्या रहेगा ए, क्योंकि जेड एक्स में वाई कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये देखिए इस जेड एक्स प्लेन से ए दूरी पर है, वाई बराबर ए दूरी पर है, इसलिए वाई बराबर ए फिक्स हो गया, वाई ए फिक्स हो गया, लिमिट लो x का मान 0 से a जाएगा और z का मान 0 से a जाएगा, इसमें x का मान देखिए यहां से यहां x का मान कितना है 0 से a जा रहा है, और z का मान नीचे से ऊपर जाते हैं तो z का मान 0 से a जा रहा है, x के मान के लिए इधर आना पड़ेगा क्योंकि x बाहर की ओर है, बाहर की ओर आना पड़ेगा अंदर से, और zx की लिमिट के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो नीचे 0 से a और बाहर आऊंगा x का मान 0 से a, तो x तो है 0 से a, सीमा वही लिखो तो लिख दो यहां पे सीमा x बराबर 0 से a तथा z बराबर 0 से
ए, और एन कैप क्या होगा वो देखिए, एन कैप बराबर क्या होगा, ये जो प्लेन कौन सा है, जेड एक्स, तो जेड एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। अब इसमें अपने को पता है इसके ये जो इसके जिसके, क्योंकि जेड एक्स के परपेंडिकुलर वाई एक्स प्लेन होती है, सॉरी जेड एक्स के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होती है, तो जेड एक्स के जो पैरेलल प्लेन होगा उसके भी परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई एक्स होगा, तो वाई एक्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई एक्स। अब क्योंकि ये पृष्ठ ये वाला इधर वाला ले रहा हूं, तो इसके बाहर की ओर इस दिशा में आपको इकाई सदिश लेना है, तो इस दिशा में y की पॉजिटिव दिशा में इकाई सदिश क्या हो जाएगा, j के, क्योंकि yx पे परपेंडिकुलर बन रहा है yx के अनुदिश, तो n के बराबर क्या हो गया, j के, तो n के j के हो गया ds बराबर zx प्लेन में, तो dz dx अपॉन मॉडुलस n के डॉट j के, क्योंकि zx के परपेंडिकुलर कौन होता है, j के, तो ये रहेगा dz dx रहेगा, क्योंकि इसका मान भी j है, j डॉट j क्या हो गया, 1 हो गया। नाउ अब सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस BEFC f डॉट n के ds इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, f की वैल्यू ये x क्यूब माइनस yzi माइनस 2x स्क्वायर yj प्लस 2k डॉट n कैप क्या हो रहा है, j, ds की जगह dz dx, ds की जगह, और लिमिट देखिए z की और x की रहेगी, तो z इक्वल टू 0 से a हो रहा है और x इक्वल टू 0 से a हो रहा है, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व यहां से कर देता हूं आगे में, तो बराबर सरफेस इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू a, z इक्वल टू 0 टू a, y की जगह क्या यूज होगा, a, तो y की जगह पहले a यूज होगा, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते, तो j का j के साथ ही होगा, तो ये रहेगा माइनस 2x स्क्वायर y dz dx, सिंस क्योंकि y बराबर क्या है, a है, तो x इक्वल टू 0 टू a, z इक्वल टू 0 टू a, माइनस 2 x y की जगह a x स्क्वायर dz dx, तो माइनस 2a बाहर लिख लेता हूं, x इक्वल टू 0 टू a, अब x स्क्वायर का मैं z के सापेक्ष इंटीग्रल करता हूं, तो x स्क्वायर z बनेगा 0 टू a, ये z बराबर है, तो जैसे लिमिट यूज करेंगे माइनस 2a बाहर आएगा, x बराबर 0 टू a, z की जगह a यूज होगा, तो a z स्क्वायर a x स्क्वायर सॉरी dx नीचे बचाएगा, अब a भी ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0 टू a, तो माइनस 2a स्क्वायर a क्यूब अपॉन 3, तो कुल मिला के माइनस 2 अपॉन 3 a की पावर 5 आएगा, ये इक्वेशन होगी अपनी 5 नंबर। लेफ्ट साइड में ये चलता रहेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑन अलोंग सरफेस BEFC f डॉट n कैप ds, ये समीकरण 5, तो इसकी वैल्यू आई है अपने पास माइनस 2 अपॉन 3 a की पावर 5, ये समीकरण नंबर होगी 5। अब आगे 3 सरफेस हो रहे हैं, तीनों का ऐसे निकालना है, और लास्ट में सबका क्या करना है, एडिशन करना है, योग करना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सरफेस की ओर, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं उनसे आपको हटना नहीं है। जैसे अभी तक 3 पृष्ठों में किया है, वैसे ही अगले 3 पृष्ठों में करेंगे, और तीनों पृष्ठों में n कैप और ds कैसे निकलता है, उनकी लिमिट क्या होती है, वो आपको विशेष तौर पे थोड़ी सावधानी से देखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पृष्ठ कौन से थे, OADG, तो पृष्ठ OADG के अनुदिश, अब OADG कहां है, OADG ये, तो ये वाली चीज है इधर वाली, तो ये कौन सा प्लेन है, देखिए एक्स जेड प्लेन है, तो यहां लिखेंगे पृष्ठ
ओ ए डी जी जेड एक्स समतल में है। अब जेड एक्स के पैरेलल नहीं है, समतल में है। अब जेड एक्स समतल में y बराबर क्या होता है 0, और यहां देख सकते हैं y का मान 0, y0 0 में है। अतः y बराबर 0, y 0 है। x की लिमिट कहां से कहां है, x देखिए 0 से a आ रहा है, x बराबर 0 से a कोमा z बराबर 0 से a, ये भी 0 से a रहेगा। नीचे से ऊपर जाओ, z का 0 से ऊपर कहां तक है, a तक। यहां भी जा सकते हो 0 से a, इधर आए तो 0 से a, इधर आए तो भी x 0 से a आ रहा है। क्लियर, ये हो गया। और n कैप क्या होगा, n कैप देखिए अब की बार xz समतल ये, तो xz समतल के बाहर की ओर या zx समतल के बाहर की ओर लंबवती का सदिश क्या होगा, क्योंकि ये xz समतल के लंबवती का सदिश या इस पृष्ठ के लंबवती का सदिश एक ही बात है। तो zx के समतल, zx समतल के लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, yx की का इकाई सदिश होता है। yx के जो इकाई सदिश आता है वो क्या होता है, j कैप। तो j कैप होगा। अब j कैप क्योंकि यहां पर देखिए पृष्ठ ये इधर का है, बाकी घन जो होगा, क्यूब जो होगा इधर बना होगा, तो इसके बाहर की ओर यानी कि ये जो आई कैप की दिशा ये है, तो इधर वाली बाहर वाली कौन सी दिशा होगी, माइनस जे कैप। आई कैप नहीं जे कैप, क्योंकि इधर क्या होगा, ये जे कैप की दिशा बताएगा, और इसके अंदर की ओर ये किसका, माइनस जे कैप की दिशा इधर। क्लियर, ये चीज होगी। एन कैप हो गया। डीएस क्या रहेगा, डीएस इक्वल टू, क्योंकि किस पृष्ठ में जेड एक्स समतल पे है, तो डी जेड डी एक्स अपॉन मॉड्यूलस एन कैप डॉट इसके परपेंडिकुलर इकाई सदिश क्या होगा, जे कैप इक्वल टू ये डी जेड डी एक्स रहेगा, क्योंकि इसका मान जे कैप जे जे 1 हो गया, 1 का मॉड्यूलस भी 1 ही रहता है, जो मापांक डी जेड डी एक्स। अब समाकलन देखते हैं, पृष्ठीय समाकलन। सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू ओ ए डी जी एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस इक्वल टू, सरफेस इंटीग्रल जो होता है डबल इंटीग्रेशन के बराबर होता है, डी जेड डी एक्स है, तो x इक्वल टू 0 से a लिमिट है, z इक्वल टू 0 से a लिमिट है, और इसकी जगह है f डॉट n कैप, f डॉट n कैप, f की वैल्यू क्या है ये पड़ी, x क्यूब माइनस वाई जेड आई माइनस 2x स्क्वायर वाई जे प्लस 2k डॉट एन कैप क्या है, माइनस जे के बराबर है, तो माइनस जे, ये ध्यान रखना माइनस जे प्लस जे किस हिसाब से लेते हैं वो ध्यान रखना, डी एस की जगह डी जेड डी एक्स। आगे बढ़ते हैं यहां से, इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 टू a z इक्वल टू 0 टू a। अब माइनस जे के साथ जे वाला की गुणा होगी, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई, ये रहेगा डी जेड डी एक्स। अब सिंस अपने को पता है कि कौन सा प्लेन है, एक्सजेड प्लेन है, एक्सजेड प्लेन में y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। सिंस इन एक्सजेड प्लेन y इक्वल टू 0, अब y 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, z इक्वल टू 0 टू a 0 dz dx। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, कोई भी कुछ भी वैल्यू आएगी उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी। ये इक्वेशन आपकी होगी 6 नंबर। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0। ये इक्वेशन होगी 6। क्लियर। आगे दो प्रश्न और है, उनको भी लेते हैं। यहां इसमें ज्यादा माथापड़ी नहीं है क्योंकि सीधा 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, ओ ए बी ई। तो पृष्ठ ओ ए बी ई, ये देखिए के अनुदिश, तो ये है कहां एक्चुअल में, ये देखते हैं ओ ए बी ई, ये नीचे वाला पृष्ठ ऐसे, ये क्या है एक्स एक्स, और ये पृष्ठ ऐसे है, तो कौन से प्लेन में हुआ, एक्स वाई प्लेन में। ये देखिए एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, तो ओ ए बी ई के अनुदिश देखते हैं। तो पृष्ठ
ओ ए बी ई कहां पर है? ओ ए बी ई एक्स वाई समतल में है। अच्छा है, एक्स वाई समतल में y क्या होगा? 0। यहां चेक कर सकते हो 0 0 y क्या रहेगा? एक्स वाई में z0, एक्स वाई में z0 रहेगा। एक्स वाई में कौन 0 रहता है? z0 रहता है 0 0 0 0, z0 हो गया। एंड लिमिट कहां से कहां होगी? x इक्वल टू 0 टू a और y इक्वल टू क्या रहेगी? 0 टू a। कैसे देखिए, x 0 से a, x x के अनुदिश, y x के अनुदिश, y 0 से a, तो ये इसकी सीमा होगी। और n कैप क्या रहेगा? n कैप जो होगा एक्स वाई प्लेन के लंबवत इकाई सदिश कौन होता है? क्योंकि एक्स वाई प्लेन के लंबवत, एक्स वाई के लंबवत कौन होता है? जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस का इकाई सदिश क्या होता है? के कैप होता है। अब के कैप होगा या माइनस के कैप होगा वो देखते हैं, क्योंकि नीचे का है। अब जो प्रश्न है नीचे का लिया अपने, ये नीचे वाला, तो इसके ऊपर क्यूब है, तो क्यूब से बाहर की ओर डायरेक्शन लेनी है अपने को लंबवत, तो क्यूब से बाहर की डायरेक्शन नीचे की ओर, तो जेड एक्स की नीचे की ओर जो डायरेक्शन होगी उसमें क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। समझ में आ गया? कोमा ds क्या होगा? ds इक्वल टू एक्स वाई प्लेन में dx dy अपॉन n कैप डॉट एक्स वाई प्लेन के लंबवत क्या हो गया? k कैप। तो n कैप k कैप बराबर है, तो दो k डॉट के 1 हो जाएगा, तो dx dy रहेगा, मॉड्यूलस में पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस OABE के अनुदिश है f डॉट n कैप ds इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन f की वैल्यू x क्यूब माइनस yzi माइनस 2x स्क्वायर yz प्लस 2k डॉट n कैप क्या है? माइनस k के बराबर, तो माइनस k और ds की जगह dx dy। और लिमिट क्या रहेगी? x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू a। लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रही, बेसिक चल रही है। आगे यहां से लेते हैं x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू a। अब k कैप का k कैप से डॉट प्रोडक्ट होगा तो -2 बाकी सारे 0, तो -2 dx dy। अब इस प्लेन में xy प्लेन में ये देखिए xy प्लेन में z0 होता है, लेकिन z इसमें है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, zx कुछ नहीं है, तो सीधा x के सापेक्ष या y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x इक्वल टू 0 टू a लिमिट है, तो y के सापेक्ष क्या हो गया? -2 बाहर लेंगे, 1 का क्या हो गया? y dx का dx, और लिमिट रहेगी y की 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -2 इंटीग्रेशन 0 टू a dx, और a dx का वापस क्या हो जाएगा? ax 0 से a चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो -2 a की जगह x की जगह a रखेंगे तो a into a स्क्वायर, तो -2a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आई? -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई 7 नंबर। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके अब हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कौन सा है? इसके ऊपर वाला ही होगा, वैसे ऊपर वाला ही रहेगा CDGF के अनुदिश। अब CDFG कहां है? ऐसे है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और x ये z एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इसके क्या है? पैरेलल। ये जो प्लेन है ये x, ये y, तो ये xy प्लेन के पैरेलल है। तो प्रश्न CDGF किसके पैरेलल है? समतल xy के समांतर है। अतः xy के समांतर है, तो xy के समांतर है तो z की फिक्स वैल्यू होगी। z कितना होगा? a। ये देखिए यहाँ कितनी दूरी पर है? देखिए ये प्रश्न 0 से a दूरी, z कितनी दूरी पे है? a दूरी पर, तो z a है, तो x बराबर 0 से a है वही,
y बराबर 0 से a है, ये चेंज हो रहा है। तथा n कैप क्या होगा, n कैप वही x y के परपेंडिकुलर कौन होता है, zx। तो zx का इकाई सदिश क्या होता है, k कैप होता है। अब k कैप यहां देखिए, इसके नीचे क्यों बन रहा है, धन नीचे की ओर बन रहा है, तो इसके ऊपर की ओर दिशा में लंबवत, तो ऊपर की ओर k की दिशा पॉजिटिव दिशा होती है, तो प्लस k कैप। ds इक्वल टू dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप। तो n कैप की वैल्यू k कैप है, k कैप डॉट k कैप 1 ही होगा, तो ये dx dy ही रहेगा। नाउ सरफेस इंटीग्रल अलोंग टू सरफेस CDZF f वेक्टर डॉट n कैप ds इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन होता है सरफेस में, f की वैल्यू x क्यूब माइनस yzi माइनस 2x स्क्वायर yj प्लस 2k डॉट n कैप की वैल्यू क्या है, k कैप, और ds की जगह dx dy। अब वैल्यू यहां निकालते हैं आगे। अब सबसे पहले लिमिट देखते हैं, लिमिट x और y की चेंज हो रही है, तो x बराबर 0 से a है, y बराबर 0 से a है। k के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं इस f का, तो ये i के साथ 0 हो जाएगा, j के साथ 0, 2k के साथ क्या होगा, k का प्रोडक्ट 2 हो जाएगा, तो 2 dx dy। और लिमिट रहेगी x इक्वल टू a टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू a। बाकी यहां देखिए z का मान a होता, लेकिन z यहां बचा ही नहीं, तो a लिखने की जरूरत नहीं। तो 2xyz से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x इक्वल टू 0 से a, 2 का हो गया, बाहर ले लेते हैं, और y के सापेक्ष लेते हैं, तो y के सापेक्ष 1 का हो गया y, और लिमिट रहेगी y इक्वल टू 0 से a dx। 2 x बराबर 0 से a, ये a dx बना, और वापस 2 का 2 a dx का ax, और लिमिट रहेगी 0 से a, तो 2a स्क्वायर बन गया, ये इक्वेशन होगी 8, ये बना 2a स्क्वायर, ये 8वीं इक्वेशन। अब ये सारे प्रश्नों के हमने निकाल लिए समाकलन, उन सब को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी आपका सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। तो समीकरण कौन सी को, 3 से शुरू है 8 तक, इनको क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 3, 4, 5, 6 व 6,7 व 8 के मान 1 मिनट पे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n के ds इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 अपॉन 4, फिर इसकी वैल्यू a की पावर 4 अपॉन 4 प्लस इसकी वैल्यू माइनस में है तो माइनस 2 अपॉन 3 a की पावर 5, फिर उसकी वैल्यू 0, फिर इसकी वैल्यू माइनस 2a स्क्वायर, फिर नेक्स्ट की वैल्यू है 2a स्क्वायर। सबको जोड़ दिया, जो साइन थे वो यूज करने पड़ेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा, a की पावर 5 माइनस 2 अपॉन 3 a की पावर 5, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, या कह सकते हैं a की पावर 5 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 a की पावर 5, या एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 माइनस 2 बाहर रहेगा a की पावर 5, और ये हो गया 1 अपॉन 3 a की पावर 5। तो आपके सरफेस इंटीग्रल जो आया 1 अपॉन 3, तो अतः हम लिखेंगे नाउ सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर डॉट n के ds इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 3 a की पावर 5, एंड वॉल्यूम इंटीग्रल भी हमने निकाला था, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस f इसका निकाला था, वो भी क्या आ रहा था 1 अपॉन 3 a की पावर 5, स्टार्ट में यही निकाला था, तो दोनों यहां से क्या हो गए ना, अदर्स आता है सरफेस इंटीग्रल n के ds
इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस एफ डीवी इक्वल टू 1/3 a की पावर 5। और यही क्या हुई, वेरीफाई हुई। कौन हुआ, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल जो होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, ये 1/3 a की पावर 5 1/3 a की पावर 5, यही आपको निकालनी थी और वेरीफाई भी करनी थी। तो thus the theorem of Gauss divergence are verified। तो ये क्या हो गई, सत्यापित हो गई। तो इस तरह से इस एग्जांपल को आपको सोल्व करना था। उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब छोटी सी चीज मैंने समझाया था कि इसके बारे में पीछे 1-2 लेक्चर पीछे बताया था, 2 से 3 लेक्चर हो सकता है, जब हमने पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल। टॉपिक था सरफेस इंटीग्रल। उस सरफेस इंटीग्रल में मैंने बताया था कि एन कैप कैसे फाइंड आउट करते हैं और डीएस कैसे फाइंड आउट करते हैं। एन कैप जो होता है वो कैसे निकलता है और डीएस कैसे निकलता है, इसके बारे में पूरी डिटेल उसमें बता दी थी कि किसी पृष्ठ के समांतर होता है तो कैसे निकलता है, या किसी पृष्ठ पर स्थित होता है तो कैसे निकलता है। तो यहाँ पृष्ठ पर समांतर और पृष्ठ पर स्थित है, वो स्थिति थी इस क्वेश्चन की। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, गोला हो गया, उसमें क्या होता है पृष्ठ के कई बार समांतर नहीं बनता, कुछ समांतर स्थितियां बन जाती है, कुछ समांतर नहीं बनता। पृष्ठ के ना तो समांतर होता है ना पृष्ठ होता है। तो एन कैप जो होता है वो कैसे निकलता है, एन कैप जो होता है वो उसी पृष्ठ, जो पृष्ठ दिए रखा है उस पृष्ठ का ग्रेडियंट होता है और उस ग्रेडियंट का इकाई सदिश। यानी कि अगर ये समांतर नहीं होता, जैसे पृष्ठ मान लिए x² + y² + z² बराबर a², ये स्फेयर है, इसमें एन कैप निकालना होगा। तो स्फेयर में अपने को पता है एन कैप जो होता है ये जो भी फंक्शन होगा उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट फाई अपॉन उसका मॉड्यूलस होता है ग्रेड फाई, ये इकाई सदिश होता है। और पृष्ठ पर या पृष्ठ के समांतर होते हैं तो या तो आई के पता है या जे के पता है या के पता है या उसके माइनस डायरेक्शन आती है, जैसे इसमें। और डीएस का फॉर्मूला बताइए कि जिस पृष्ठ के समांतर लेते हैं परछाई लेनी पड़ती है आपको, जैसे इसमें परछाई की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको क्या लेनी पड़ेगी, परछाई लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप गॉस डाइवर्जेंस कैसे के वेरीफाई करेंगे, या मैं सीधा जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो आप स्वयं निकाल सकते हैं, मैं इसका सरफेस इंटीग्रल इस टाइप से निकाल के बताऊंगा। जो क्या होगा, जो भी एक्स वाई प्लेन हो गया या वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स के पैरेलल या उस प्लेन में एग्जिस्ट नहीं होगा, लाइज नहीं करेगा, तो उस प्लेन में किसी न किसी एंगल के साथ होता है, तो क्या होता है सरफेस इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जांपल है बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो आपने अच्छी तरीके से वेरीफाई भी कर दिया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।